नेक्स्ट टॉपिक है फिर सोलेनॉइड, स्टार लगा लो इस पे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सोलेनॉइड किसको बोला जाता है? मान लो कि आपके पास में एक होलो पाइप है और उसके ऊपर आप एक वायर को एक स्प्रिंग के जैसे लपेट देते हो, तो वो जो शेप बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। देखो डायग्राम में दिखा रखी है एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब क्या है? एक सिलेंड्रिकल पाइप जिसके ऊपर आपने एक वायर को लपेटा हुआ है। कैसे लपेटा हुआ है? एक स्प्रिंग के जैसे उसको लपेट दिया। सिलेंड्रिकल वायर लिया, उसके ऊपर एक स्प्रिंग के जैसे पूरी लेंथ के ऊपर वायर को लपेट दिया, तो वो जो शेप बनी उसको हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा रहेगा। तो जब भी हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना हो, मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो हर जगह ना तो डायरेक्शन में चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, उसको प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए हम सोलेनॉइड यूज करेंगे। तो यूज क्या है इसका? अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सोलेनॉइड यूज करेंगे। पहली बात तो ये। अब ये जो सोलेनॉइड है, जैसे इसमें करंट पास किया जाएगा, जैसे ये सोलेनॉइड है इसमें मैं करंट दिखा देता हूं, तो ये करंट ऐसे जाएगा और ऐसे होता हुआ हर एक टर्न में से ये फ्लो होता हुआ ऐसे बाहर निकलेगा इधर से, ठीक है? ऐसे इसके अंदर करंट पास हो रहा होगा। अब ये जो करंट है इसकी वजह से क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए यहाँ पे वही रूल लगेगा जो करंट कैरिंग लूप के लिए लगता है। जिस डायरेक्शन में सोलेनॉइड में या फिर कॉइल में करंट होगा उस डायरेक्शन में आपको राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, और थंब आपको क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी? अगर कोई भी ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है तो बताओ, करंट की डायरेक्शन देख के बताओ। ये जो सोलेनॉइड है इसके सामने वाला जो पोर्शन है उसमें करंट आ रहा है नीचे की तरफ, तो पीछे वाले पोर्शन में ऐसे करंट ऊपर जा रहा होगा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है? इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, तो आपको राइट हैंड फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो इसकी एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर तो क्या होगा? यूनिफॉर्म, लेकिन किनारों पे एकदम से कम हो जाएगा क्योंकि सोलेनॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे हम ये फाइंड करेंगे कि इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये डेरिवेशन अपने सिलेबस में है, ये कैलकुलेशन आपको करके देखनी है। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऑलमोस्ट जीरो होता है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक सोलेनॉइड दिखा रखी है हमने। अब मान लो कि इस सोलेनॉइड को हम बीच में से काट देते हैं ऐसे, और सामने वाला जो आधा हिस्सा है उसको हटा दो, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सोलेनॉइड को बीच में से काटा और इसका जो सामने वाला आधा हिस्सा है वो हमने अलग कर दिया, तो ये सारे के सारे वायर कट गए यहाँ पे, है ना? ये जितने भी वायर्स है ये सब कट गए बीच में से काटने पे। अब ऊपर ये जितने भी कटे हुए वायर्स आपको दिखेंगे, इनमें करंट कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा आपको आता हुआ? यहाँ पे ये जो सोलेनॉइड है उसमें करंट क्या था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जितने भी वायर ऊपर कटे हुए दिखाई देंगे इनमें करंट किधर होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड, हर एक टर्न में करंट किधर है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आई क्या? तो जैसे सोलेनॉइड को बीच में से काटा, जितने भी कटे हुए वायर दिखेंगे ऊपर, इन सब में करंट आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट को दिखा रहा हूं। यहाँ पे डॉट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे ये हर एक जो डॉट का सिंबल है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इन वायर्स के अंदर से बाहर निकल रहा होगा। और ये नीचे जितने भी वायर कटे हुए दिखाई देंगे इनमें करंट घूम के इनवर्ट जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? क्रॉस का सिंबल। क्रॉस का सिंबल ये शो करता है कि जो करंट है वो यहाँ पे प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे डॉट या क्रॉस का सिंबल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज किया जाए। कोई भी ऐसी चीज जो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है उसके लिए डॉट का सिंबल होगा, कोई भी चीज जो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है उसके लिए क्रॉस का सिंबल होगा, ठीक है? अब देखो एक चीज सोच के बताओ कि ये जो वायर है, सिर्फ इस पे फोकस करो, ये जो वायर है इसमें करंट किधर है? आउटवर्ड। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ये जो वायर है इस पे फोकस करो, जिसमें करंट किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? सोच के बताओ। कैसे चेक करोगे? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। जिस डायरेक्शन में वायर में करंट होता है उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड थंब को रखते हैं। तो फिंगर जिस डायरेक्शन में वायर के चारों तरफ घूमती है वही क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो फिंगर्स कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पे इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगले वायर का भी ऐसा ही होगा क्योंकि इसमें भी करंट क्या है? आउटवर्ड है।
इसका भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। यानी जितने भी ये कटे हुए वायर दिख रहे हैं सब में मैग्नेटिक फील्ड आउट, ये करंट आउटवर्ड है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे जितने भी कटे हुए वायर्स दिख रहे हैं इनमें बताओ, इनमें करंट इनवर्ट जा रहा है, तो थंब को किधर करना है, इनवर्ट पॉइंट करना है। फिंगर्स कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जितने भी कटे हुए वायर्स हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा बोलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। ये आ गया समझ में। अब एक चीज नोटिस करो, कोई भी दो वायर्स हैं पास पास वाले, उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। इन दोनों वायर्स का जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट है। इसका ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, आपस में कैंसिल होगा। यहाँ पे भी इन दोनों वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है तो कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, ऐसे यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे हर जगह कैंसिल होता जाएगा। समझ में आई ये बात। इसका मतलब बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के वो ऑलमोस्ट कैंसिल होकर जीरो हो जाता है। तो याद रखेंगे कि कोई भी सोलेनोइड हो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कितना मिलेगा, जीरो। परफेक्टली जीरो नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट इतना कम हो जाता है कि उसको ऑलमोस्ट जीरो माना जा सकता है। जैसे अंदर मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के अंदर 10 टेस्ला, तो बाहर मिलेगा 0.001 टेस्ला। अब ये इसके कंपैरिजन में क्या है, ना के बराबर, ये ऑलमोस्ट जीरो है ना, इसलिए हम सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमेशा जीरो कंसिडर करेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या अच्छे से। ठीक है, अब हम करेंगे कैलकुलेशन जिसमें हम सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके देख रहे हैं अब। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन ध्यान से समझना। ये वाला जो डायग्राम है ये एज इट इज मैं वहां पे यूज कर रहा हूं कैलकुलेशन के लिए। इस डायग्राम को मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, ये मान लो कि अपने पास में कोई सोलेनोइड है इस तरीके से, इसमें जो करंट है वो जैसे अभी दिखाया था उसी तरीके से है। जैसे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या थी, ऐसे थी, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी डायरेक्शन में मैं उस सोलेनोइड में करंट कंसीडर कर रहा हूं। और जब आप इसको बीच में से काटोगे तो ऊपर जितने भी कटे हुए वायर्स दिखेंगे सब में करंट किधर दिखेगा, आउटवर्ड दिखेगा, और नीचे जितने भी कटे हुए वायर्स दिखेंगे उनमें करंट इनवर्ट जाता हुआ दिखेगा। तो उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर जितने भी वायर्स हैं उनमें करंट किधर दिखाया जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो डॉट का सिंबल किसके लिए है, आउटवर्ड डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट बताना है। और नीचे जितने भी कटे हुए वायर्स दिख रहे हैं इनमें करंट इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इसके लिए क्रॉस का सिंबल बना देंगे। ठीक है, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो करंट की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। इस तरीके से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके बताएंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि अंदर कितना है। तो यहाँ पे जो सोलेनोइड हमने कंसीडर करी है इसके लिए कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे ये जो सोलेनोइड है इसकी टोटल लेंथ हम मान लेते हैं L, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एज्यूम कर लेते हैं N। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L के बराबर है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N के बराबर। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इस सोलेनोइड के अंदर 1 सेंटीमीटर लेंथ में या यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। जैसे मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर लेंथ की सोलेनोइड है और इसमें 500 टर्न्स है टोटल, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, 500/10 यानी कि 50। बात समझ में आई क्या। तो उसको हम एक नाम दे रहे हैं, यहाँ पे इसको स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, और इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसका मतलब है इस सोलेनोइड की 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स। ये चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। देखो, ये जो सोलेनोइड है इसके लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके अंदर, मान लो कि इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट से पास होने वाला हमको एक क्लोज लूप इमेजिन करना पड़ेगा। पहली स्टेप क्या होती है, एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने की, कि जब भी हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो हम उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज लूप इमेजिन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप इमेजिन करेंगे। कौन सी शेप का, आप कोई भी शेप का लूप यहां पे इमेजिन कर सकते हो। मैंने यहां पे रेक्टेंगुलर लूप इमेजिन किया है PQRS, क्योंकि इसके लिए मैं इजीली मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल एलिमेंट होता है उसके बीच का एंगल पता कर सकता हूं। क्योंकि जब आप
एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट इनटू आई नेट। यहाँ पे आपको इस बी डॉट डी एल को ओपन करना है, जिससे आएगा बी डी एल कॉस थीटा। तो थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच का एंगल। तो ये आपको देखना पड़ेगा कितना है, इसलिए हम ये वाला जो रेक्टेंगुलर लूप है इसको कंसिडर कर रहे हैं। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसकी लेंथ है मान लो स्मॉल एल, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल के बराबर है। ठीक है, विड्थ से हमको मतलब नहीं है इसलिए उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ लेंथ से मतलब है कि एल लेंथ का हमने रेक्टेंगुलर लूप हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है जी, अब पहले ये बताओ कि अगर मैं इस लूप के ऊपर चलूं और मुझे घूम के वापस उसी पॉइंट पे आना हो तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में चलना चाहिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो डीएल एलिमेंट इस लूप के ऊपर आप कहीं भी लोगे उनकी डायरेक्शन सेम आ जाए। जैसे अगर मैं पी क्यू वाले पोर्शन के लिए देखूं तो आपको पी क्यू वाले पोर्शन पे कौन सी डायरेक्शन में चलना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पी से क्यू की तरफ है। तो अगर आप पी से क्यू की तरफ चलते हो तो आपके चलने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो एंगल बिटवीन डीएल एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। भाई यहाँ पे जैसे आप छोटा सा एक एलिमेंट लोगे डीएल और उसकी डायरेक्शन क्या मानोगे, जिस डायरेक्शन में आप चलोगे। अगर आप पी से क्यू की तरफ जा रहे हो तो ये लो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन होगी पी से क्यू की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0। ऐसे क्यू से आर वाले पोर्शन के लिए बताओ, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो एंगल कितना हुआ इनके बीच में, 90 डिग्री। इजिली पता चल रहा है ना, रेक्टेंगुलर लूप हमने इसीलिए कंसिडर किया है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अगर आप आर से एस की तरफ आ रहे हो तो आपके चलने की डायरेक्शन है ना, इस तरीके से आपके चलने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि एंगल होगा इनके बीच में 180 डिग्री। अगर एस से पी की तरफ आते हो तो आपके चलने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अगेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो एंगल होगा 90 डिग्री। सारे एंगल समझ में आ गए क्या। अब सिंपली बस इसको सॉल्व करना है। जब आप इस बी डॉट डीएल को ओपन करोगे तो ये आएगा बी डीएल कॉस थीटा, लेकिन थीटा तो चारों पोर्शंस के लिए अलग अलग है, तो आपको थीटा को अलग अलग लेना है। यहाँ पे देखो, पहले वाले पोर्शन के लिए जैसे पी से क्यू वाले पोर्शन के लिए लिख रहा हूं मैं, ये आएगा बी डीएल कॉस 0। 4 टुकड़ों में इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे। क्यू से आर वाले पोर्शन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बी डीएल कॉस 90। आर से एस वाले पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है बार, तो आप लिखोगे 0 इंटू डीएल इंटू कॉस 180 डिग्री, थीटा 180 है ना। और एस से पी वाले पोर्शन के लिए क्या लिखोगे, बी डीएल कॉस 90 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट आएगा। आया समझ में, क्लियर एकदम। cos 90 cos 90 क्या होगा, 0। तो ये cos 90 वाले टर्म 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 0 हो गया पूरा। cos 90 0, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ ये पहले टर्म बचेगी, P से Q, B DL cos 0 कितना 1 म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। देखो B यहाँ पे कांस्टेंट है, हमने बोला सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड वो यूनिफॉर्म होता है, तो B को तो बाहर लिख दो। इंटीग्रेशन P से Q DL म्यू नॉट इंटू आई नेट क्या होगा, आई नेट का मतलब है टोटल करंट इनसाइड द लूप। ये जो आपने लूप कंसिडर किया है इसके अंदर कितना करंट है, तो इसके अंदर कुछ वायर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जिनमें करंट किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में करंट है। अब ये कितने वायर्स हैं, तो ये तो जो आपने एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए जो एम्पीरियन लूप लिया है इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। इसकी लेंथ कितनी एज्यूम करी है, L। हमने बोला कि ये जो सोलेनोइड है इसकी यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N के बराबर। तो अगर मैं बोलूं कि इस L लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स ही आ गए होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L ऑफ द एम्पीरियन लूप, ये जो L लेंथ है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए होंगे, तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल n, तो L लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n इंटू स्मॉल l। ये बात समझ में आई भाई, 1 सेंटीमीटर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को हमने स्मॉल n नाम दे दिया, तो L लेंथ में कितने होंगे, n इंटू स्मॉल l। और ये जब आप सोलेनोइड को बीच में से काटोगे तो ये सारे के सारे इतने टर्न्स कट गए होंगे, और हर एक टर्न में करंट किधर आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा। इतने टर्न्स है जिनमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है जो इस लूप के अंदर है। तो एक वायर में कितना करंट है, I। इतने वायर्स में कितना करंट होगा बताओ, N इंटू L इंटू आई के बराबर होगा।
है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, N इंटू एल इंटू आई, ये है टोटल करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप। इंटीग्रेशन dl फ्रॉम p टू q क्या आएगा, जैसे p से q तक आपने एक छोटा एलिमेंट लिया था उसको dl बोला था, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट ले लो और सबको जोड़ लो p से q तक, तो p से q तक सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बोलो, l के बराबर ही तो आएगा वो, ठीक है। तो ये आ गया b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू आई, दोनों साइड में l को उड़ा दो तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई आ गया अपने पास। आया समझ में, ठीक है। तो कोई भी करंट कैरिंग सोलेनोइड हो उसकी एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, जिसमें एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एन का मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ये फॉर्मूला यूज करके आप स्मॉल एन कैलकुलेट करोगे, वो यहां पे पुट करना है। आया समझ में। अब हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है सोलेनोइड के अंदर डिस्टेंस के साथ में। जैसे मान लो कि ये कोई सोलेनोइड है और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है कि वो डिस्टेंस के साथ में किस तरीके से वेरी कर रहा है। सपोज करो इस एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया हुआ है, इस एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लेंगे और वाई एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करेंगे। तो ये देखो ये जो ग्राफ है ये डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ग्राफ है। यहाँ पे जो सोलेनोइड है उसकी टोटल लेंथ मान लेते हैं L, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो हाफ लेंथ इधर है सोलेनोइड की, हाफ इधर है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा L/2 और ये वाला जो पॉइंट होगा इधर ये भी L/2 डिस्टेंस पे होगा सेंटर से, इसको -L/2 बोलेंगे, ये सेंटर ऑफ द सोलेनोइड है। तो हमने ये देखा कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, है ना। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी सोलेनोइड के लिए। आई मतलब करंट, करंट अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि म्यू नॉट तो अपने आप में कांस्टेंट होता है। क्या बोलते हैं म्यू नॉट को, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड को सोलेनोइड के अंदर क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, यूनिफॉर्म मानेंगे, ठीक है जी। लेकिन एजेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला होता है। जैसे हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड के लिए डेरिवेशन किया था, मतलब लॉन्ग सोलेनोइड के लिए वो डेरिवेशन किया जा रहा था। लॉन्ग सोलेनोइड मतलब ये जो सोलेनोइड है इसकी जो रेडियस है उसकी कंपैरिजन में सोलेनोइड की लेंथ अगर काफी ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइटली लार्ज सोलेनोइड, मतलब लॉन्ग सोलेनोइड है, ऐसा मान के हम कैलकुलेशन कर रहे थे। अभी मैं किसी फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड के लिए आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक सोलेनोइड है, ये इसके अंदर मैंने कोई पॉइंट P कंसिडर कर लिया और यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ना। इसके ऊपर वायर को लपेटा हुआ है सोलेनोइड के ऊपर और इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये φ1 φ2 क्या है, तो जो P पॉइंट है उसको इस सोलेनोइड के दोनों किनारों से मिला दो, इस तरीके से मिला दो और उसके बाद में इस P पॉइंट पे एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। क्या करना है, P पॉइंट पे एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन है ये जैसे जो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है इससे ये वाला जो एज है ये जो एंगल बना रहा होगा इसको हम बोलेंगे φ1 और दूसरे वाले इसको जब आपने मिलाया होगा तो इधर जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे φ2। ये है φ1 और φ2 एंगल। अगर ये लॉन्ग सोलेनोइड होगी मतलब बहुत बड़ी सोलेनोइड होगी तो ये वाला सिरा जितना दूर जाएगा ये एंगल φ1 बढ़ता जाएगा और जब ये सिरा इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो ये φ1 एंगल बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। ऐसे क्या होगा, ये वाला जो सिरा है ये जितना दूर जाएगा ये जो φ2 एंगल है ये इंक्रीज होता जाएगा और अगर ये बहुत दूर चले जाए मतलब अगर इसको इनफाइनाइटली लार्ज सोलेनोइड कंसिडर किया जाए तो उस कंडीशन में इधर वाला ये जो एंगल है ये होगा φ1 ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर और उधर वो सिरा अगर इनफाइनाइट पे होगा तो ये वाला एंगल φ2 भी होगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर। तो अगर φ1 और φ2 की वैल्यू आप 90 डिग्री पुट करोगे तो क्या आएगा, sin 91 sin 91 1 + 1 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया म्यू नॉट एन आई, जो हमने पहले डिराइव किया था वही आंसर आ जाएगा लॉन्ग सोलेनोइड के लिए। लेकिन अगर मान लो कि ये लॉन्ग सोलेनोइड तो है लेकिन जो पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो इसके एक एज के ऊपर है, किनारे पे है। जैसे ये
पी पॉइंट यहाँ पे नहीं होके मान लो यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सोलेनोइड तो लॉन्ग सोलेनोइड है, ये वाला सिरा इनफाइनाइट पे जा रहा है, लेकिन जो पी पॉइंट है वो इस जगह पे है, मतलब इसके एक एज के ऊपर है। उस केस में क्या होगा कि ये जो φ1 एंगल है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर आगे तो सोलेनोइड है ही नहीं। तो इधर अगर आगे सोलेनोइड नहीं है तो फिर φ1 की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और ये इधर वाला जो सिरा है ये तो इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो φ2 क्या होगा? 90 डिग्री के आसपास, मतलब इधर φ2 तो होगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री और φ1 क्या होगा? जीरो। कब? जब ये पी पॉइंट एज के ऊपर है। तो उस कंडीशन में एज के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अपने पास निकल के वो कितना आएगा? तो यहाँ पे φ1 की वैल्यू जीरो पुट कर दो, φ2 की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दो, तो साइन जीरो जीरो साइन 91, आंसर आएगा 0 + 1 यानी कि 1। आंसर आया म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। मतलब अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के उसका हाफ मैग्नेटिक फील्ड एज के ऊपर आएगा। तो अगर आपके पास कोई लॉन्ग सोलेनोइड है तो उसके अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपको पूछा जाए कि उसके एजेस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कितना बताओगे? जस्ट हाफ। अंदर जितना भी है, अगर अंदर 10 टेस्ला है तो किनारों पे कितना होगा? 5 टेस्ला। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं उसको ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं। अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म। फिर जैसे ही आप किनारों पे पहुंचोगे तो किनारों पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जस्ट हाफ हो जाएगा। जैसे अभी जितना है, जैसे ये है म्यू नॉट एन आई के बराबर इस पॉइंट पे, तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब म्यू नॉट एन आई बाई 2। कब? किनारों के ऊपर। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है, और किनारों से दूर जाओगे तो तेजी से डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक, अंदर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, किनारों पे कितना है? तो किनारों पे जस्ट हाफ हो गया, देखो। और फिर किनारों से दूर जाओगे तो तेजी से डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ बनाना है। ग्राफ भी समझ में आ गया क्या?